कभी कभी भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जो सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। आज हम बात करेंगे 131वें संविधान संशोधन विधेयक की, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने लोकतंत्र और संघवाद के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी थी। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर भारत की लोकसभा में 543 की जगह 850 सांसद होते, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि उस बहुत बड़े बदलाव की नींव है जो ये 131वां संशोधन विधेयक लाना चाहता था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी संवैधानिक जरूरतें थीं जिनकी वजह से इस बिल को लाना पड़ा। फिर हम जानेंगे कि इस बिल के बड़े वादे क्या थे और कैसे इसने लोकतंत्र और संघवाद को आमने सामने खड़ा कर दिया, और आखिर में देखेंगे कि संसद के अंदर इस बिल का क्या हुआ। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब भारत की दो ऐसी बड़ी चुनौतियों में छिपा है जो कई दशकों से सुलझ नहीं पा रही थीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारे देश में लोकसभा की सीटें आज भी 50 साल से ज्यादा पुरानी 1971 की जनगणना के आधार पर तय होती हैं। मतलब आज की आबादी का प्रतिनिधित्व आधी सदी पुरानी गिनती से हो रहा है। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, एक और बड़ी चुनौती थी। देश में ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो कर दिया गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए एक शर्त थी कि ये अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन यानी सीटों के पुनर्निर्धारण के बाद ही लागू होगा। मतलब कानून तो बन गया, पर जमीन पर कब उतरेगा ये किसी को नहीं पता था। अब इन्हीं दो बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं का एक साथ हल निकालने के लिए सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव लेकर आई, जिसका नाम था 131वां संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक के इरादे बहुत बड़े थे। पहला, लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 करना। दूसरा, 2011 की जनगणना के आधार पर सभी सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। और सबसे बड़ा वादा ये था कि महिला आरक्षण को किसी भविष्य की जनगणना के इंतजार से आजाद करके सीधे 2019 के चुनाव में ही लागू कर दिया जाए। सरकार का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि ये कदम लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी है, ताकि हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर हो। लेकिन जो एक समाधान की तरह पेश किया जा रहा था, वही सबसे बड़े टकराव की जड़ बन गया। इस एक विधेयक ने भारत के दो सबसे मजबूत स्तंभों, लोकतंत्र और संघवाद, को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। और डर क्या था? डर ये था कि जिन राज्यों ने, खास तौर पर दक्षिणी राज्यों ने, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करके अपनी आबादी को नियंत्रित किया, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उनकी राजनीतिक शक्ति, उनकी आवाज संसद में कम हो जाएगी। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं था, इसके पीछे ठोस आंकड़े थे। अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ती तो उत्तर प्रदेश को 9 और बिहार को 6 सीटों का सीधा फायदा होता। वहीं तमिलनाडु को 7 और केरल को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ता। इससे देश में राजनीतिक शक्ति का संतुलन उत्तर भारत की तरफ साफ तौर पर झुक जाता। तो विपक्ष ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका तर्क था कि महिला आरक्षण जैसे जरूरी मुद्दे को इस विवादास्पद परिसीमन से जोड़ना असल में भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सोचा समझा हमला है। तो एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई थी, दूसरी तरफ संघीय ढांचे की चिंता। इन जोरदार बहसों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस विधेयक के भविष्य का फैसला होना था, और ये फैसला होना था लोकसभा में वोटिंग के जरिए। तारीख थी 17 अप्रैल 2026। संसद में इस ऐतिहासिक विधेयक पर वोटिंग होनी थी। माहौल में काफी तनाव था। वोटिंग हुई। विधेयक के पक्ष में पड़े 298 वोट और इसके खिलाफ पड़े 230 वोट। अब पहली नजर में तो ये एक साफ जीत लगती है ना? लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होता, और यहीं पर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। देखिए, संविधान में बदलाव करने के लिए एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बिल के समर्थन में सिर्फ मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत ही नहीं, बल्कि सदन की कुल संख्या का भी बहुमत होना जरूरी है। ये एक बहुत मुश्किल शर्त है, और यहीं पर सारा खेल बदल गया।
बिल को पास कराने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 326 वोटों का, लेकिन सरकार को वोट मिले सिर्फ 298। सिर्फ 28 वोटों की कमी से ये ऐतिहासिक बिल संसद में गिर गया। तो इस हार के नतीजे क्या हुए? पहला, 131वां संशोधन विधेयक खारिज हो गया। दूसरा, लोकसभा की सीटें आज भी 1971 की जनगणना पर ही अटकी हुई हैं। तीसरा, महिला आरक्षण का लागू होना शायद 2034 तक के लिए टल गया है। और चौथा, लोकतंत्र और संघवाद के बीच का वो बुनियादी तनाव, वो सवाल आज भी बिना किसी जवाब के खड़ा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक देश जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, वो अपने हर एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार और हर एक राज्य के संघीय अधिकार के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब भारत को आज भी तलाशना है।